अब हम लोग डिस्कस करेंगे PFK1, PFK2 और इसके बाद हम बात करेंगे RL शंट के बारे में। क्रिटिकल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो RL शंट के रूप में जाना जाता है। इसे हम रोपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल कहते हैं या शंट भी कहते हैं। 1,6 बाईफास्फेट 2,6 बाईफास्फेट ऐसे ही बाईफास्फोग्लिसरेट बन जाता है। कौन कौन से कारण है? मैंने आपसे कहा इंक्रीज टेम्परेचर यानी फीवर की कंडीशन, 2,3 BPG का लेवल बढ़ना या फिर H आयन बढ़ना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना इसका कारण हो सकते हैं। एनर्जेटिक्स अगर हम RL शंट की देखें तो टोटल ATP जो यहाँ जनरेट होता है 2 ही जनरेट होता है। नमस्कार, अब हम लोग डिस्कस करेंगे PFK1, PFK2 और इसके बाद हम बात करेंगे RL शंट के बारे में। हमने पहले ही बात कर रखा है PFK1, PFK2 किस स्टेप पर ग्लाइकोलिसिस के यूटिलाइज होते हैं। हमने इस कॉन्सेप्ट को ग्लाइकोलिसिस के थर्ड स्टेप पर पढ़ा था, जहां पर मेन एंजाइम था PFK1 जिसको सपोर्ट कर रहा था PFK2। कैसे ये सपोर्ट कर रहा था उन सारी चीजों पर बात किए थे, साइड वाइज सपोर्ट। वैसे ही RL शंट एक साइड वाइज पाथवे होता है जो ग्लाइकोलिसिस के 6th स्टेप में होता है। इसका अपना इंपॉर्टेंस है और ये एक्सक्लूसिवली RBC में चलता है। RBC में इसको चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। इन सारी चीजों का आंसर हम इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप जो कि इरिवर्सिबल स्टेप है, जिसमें वापस लौटते समय हमें नए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वरना ग्लाइकोलिसिस के जो स्टेप्स हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल हैं, वो सिर्फ आगे जाते हैं। अगर आप उसको बैक करना चाहते हैं तो नए एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। हमने इन सारी चीजों पर डिस्कस किया था और बात किया था PFK1 की, जो स्टेप नंबर 3 में यूटिलाइज होता है। इस एंजाइम की मदद से फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट या बाईफास्फेट की सिंथेसिस होती है। इस काम को कराने के लिए कई बार ऐसा होता है, इस स्टेप को आगे चलते रहने के लिए इंसुलिन के प्रभाव में एक साइड वाइज रिएक्शन होता है, जिसको हम PFK2 के माध्यम से होते हुए देखते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पर 1,6 बाईफास्फेट बनता है, 1 के द्वारा 1,6 बाईफास्फेट बनता है, वैसे ही 2 के द्वारा हम 2,6 बाईफास्फेट देखते हैं, जिसका काम क्या होता है? काम होता है PFK1 के फंक्शन को एक्टिव बनाए रखना, जिससे हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट ज्यादा से ज्यादा बने। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है सीधे तौर पर इसको एक्टिव बनाए रखना, जिससे ये जो स्टेप है बनने की ये तेजी से चलती रहे। इस दौरान ग्लाइकोलिसिस स्टिमुलेट होगा, PFK2 के सपोर्ट से PFK1 अच्छे से काम कर सकेगा और यह अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई प्रोसेस चलने वाली है तो उसको इनहिबिट रखेगा। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस जो अपोजिट डायरेक्शन में चलती है उसे इनहिबिट करने का काम करता है। मैंने आपको बताया था ना, वापस जाना है तो सबस्ट्रेट ये होगा, इस सबस्ट्रेट के आगे एज लगा करके आप उस एंजाइम का पता लगा सकते हैं जो वापस जाते समय इस्तेमाल किया जाता है। तो रिटर्निंग टाइम में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो होता है फ्रक्टोज 2,6 बाईफास्फेटेज। उम्मीद करता हूं ये नाम आपको याद रहेगा। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में होता है। ऐसे ही पहले स्टेप में अगर रिवर्स जाना है तो वहां पर ग्लूकोज 6 फास्फेटेज करके एंजाइम हम बोल सकते हैं, जो वापस जाते समय ग्लूकोनियोजेनेसिस में इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें कई बार मैंने आपको बताया है ना कि ये जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के स्टेप्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और जितनी बार एक दूसरे के साथ जुड़ने वाली ये घटनाएं आप याद रखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होता है। हमने अभी तक देखा ये कि इस तरीके का बाईपास होने वाला एक रूट, जो बाईपास क्या अगर आप सीधे तौर पर कहें तो ये वापस भी लौट सकता है, ठीक है, ये वापस लौट सकता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था। तो एक साइड वाइज एक ऐसा रूट है जो यहाँ के एंजाइमेटिक रिएक्शंस को स्टिमुलेट करता है या प्रभावित करता है, और इस तरीके से PFK1 और PFK2 के बीच में हमने एक रिलेशनशिप देखा। ऐसा एक साइड वाइज प्रोसेस हम ग्लाइकोलिसिस के 6th स्टेप में देखते हैं, जो कि RL शंट के रूप में जाना जाता है। इसे हम रोपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल कहते हैं या शंट भी कहते हैं। ये कब होता है, कहाँ होता है? ये RBC के भीतर होता है। यह 90% जो ग्लाइकोलिसिस RBC में चल रही है उससे अलग होता है। ग्लाइकोलिसिस आमतौर पर जो सामान्य ग्लाइकोलिसिस होती है जो RBC के भीतर चलनी चाहिए वो सामान्य ग्लाइकोलिसिस ही है, लेकिन 10% RL शंट को फॉलो करते हैं, जिसके द्वारा ग्लूकोज जब इस शंट का इस्तेमाल करता है तो एक खास प्रोडक्ट बनाता है, खास प्रोडक्ट बनाता है।
जो सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजन की डिलीवरी को आसान करते हैं। इस वजह से RL शंट का इस्तेमाल 10% मामलों में ग्लूकोज को यूटिलाइज करते समय RBC ऐसा रास्ता अपनाता है। तो वाई का आंसर मिल गया आपको। आंसर कैसे मिला आपको पता होना चाहिए। 6th स्टेप पर, आमतौर पर इस 6th स्टेप पर फोकस करें। मैं इसके लिए आपको एक सिंबॉलिक आपको सपोर्ट भी देता हूं। आप इस 6th स्टेप पर फोकस करें। इसमें आप क्या देख रहे हैं, आमतौर पर देखते हैं कि जो पे ऑफ फेज है वो शुरू होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट से। मैंने आपको बता रखा है यहां पर इनऑर्गेनिक फास्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, H3PO4 का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर डिहाइड्रोजिनेज करके एक एंजाइम होता है जो आर्सेनेट और आयोडोएसीटेट के द्वारा इनहिबिट किया जाता है। ये डिहाइड्रोजिनेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकलता है जो यूटिलाइज होता है NADHH+ के सिंथेसिस में। इस प्रक्रिया में निकलने वाले हाइड्रोजन के बाद जो अल्डिहाइड है वो एसिड में बदल जाता है। इस वजह से इसका नाम 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट हो जाता है। ग्लिसरिक एसिड आयनिक फॉर्म में ग्लिसरेट कहते हैं, बाईफास्फोग्लिसरेट 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट होता है। बात समझ में आया? अब होता क्या है, ये बहुत ही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। इसके पास फर्स्ट और थर्ड दोनों ही पोजीशन पर फास्फेट ग्रुप होते हैं। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर इसके पास फास्फेट ग्रुप होते हैं। ये करता क्या है, अपने इस फास्फेट ग्रुप को नॉर्मल रूट से ATP के रूप में निकालता है और इसके बाद 3-फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। फर्स्ट पोजीशन वाला फास्फेट ATP के रूप में निकाल करके ये 3-फास्फोग्लिसरेट में बदल जाता है। लेकिन 10% मामलों में यह रास्ता डायरेक्ट न अपना करके BPG म्यूटेज की मदद से RL शंट वाले पाथवे को अप्लाई किया जाता है, जिसमें बनता है 2,3-बाईफास्फोग्लिसरेट। यहां पर 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट था ना, जैसे यहां पर आप देख रहे थे, आप कल्पना करें फ्रक्टोज 1,6-बाईफास्फेट, फ्रक्टोज 2,6-बाईफास्फेट, 1,6-बाईफास्फेट, 2,6-बाईफास्फेट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है ना, 1,6-बाईफास्फेट, 2,6-बाईफास्फेट। ऐसे ही यहां RL शंट का जो प्रोडक्ट होता है वो 1,3-बाईफास्फोग्लिसरेट के बाद 2,3 मतलब पहली पोजीशन से चेंज होकर 2,3-बाईफास्फोग्लिसरेट बन जाता है। इसमें म्यूटेज एक एंजाइम की मदद ली जाती है, BPG बाईफास्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम की मदद ली जाती है। ये बनते ही होता क्या है, जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को डीलोड करना शुरू कर देता है। मतलब क्या, ऑक्सीजन को उतारना शुरू कर देता है। हीमोग्लोबिन अपने साथ जुड़े हुए जो भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेलुलर लेवल पर उतारना शुरू कर देता है, सेल्स के पास देना शुरू कर देता है। कब? जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसका कंसंट्रेशन कब बढ़ता है? ग्लाइकोलिसिस के एक बाईपास पाथवे में बढ़ता है, और जब ये बढ़ता है तो सपोर्ट मिलता है ऑक्सीजन को उतारने में, इसलिए इसका एक फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। 2,3-BPG, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये वापस आता है 3-फास्फोग्लिसरेट में। इस प्रोसेस का खास बात ये होता है कि इस प्रोसेस में ATP का जनरेशन नहीं होता है। जो भी फास्फेट इसके पास था सेकेंड पोजीशन पर, यहां फर्स्ट पोजीशन वाले को ATP के रूप में निकाला गया, लेकिन यहां पर सेकेंड पोजीशन पर जब इसका आइसोमेरिक फॉर्म जो बना, उसने क्या किया, यहां से जब आगे बढ़ा तो ये अपने भीतर ATP के रूप में इस फास्फेट ग्रुप को नहीं निकाल पाया, सीधे इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में इसे रिलीज करता है, और इसके कारण एक ATP का पूरा नुकसान हो जाता है इस स्टेप में, और ये 3-फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। हुआ ये कि इस बाईपास से ATP नहीं मिला, ध्यान रखिएगा। तो हुआ क्या, ऊपर हमने 2 यूटिलाइज किया था, लास्ट में हमें 2 ATP मिलेगा, याद है ना, आपको पता है ना, जब स्प्लिट करने के बाद 2 ग्लाइकोलिसिस 3-3 कार्बन की चल रही है ना, तो आप समझ सकते हैं 3-3 कार्बन के 2 ग्लाइकोलिसिस चल रही है, तो लास्ट में 3-3 कार्बन के जो फास्फोइनॉल पायरुवेट से जब पायरुविक एसिड जो बनता है, वहां के स्टेप में 2 ATP केवल बनेगा, और ऊपर हमने पहले और तीसरे स्टेप में 2 ATP यूटिलाइज कर लिया है। यहां पर 2 ATP मिल सकता था, आप समझ रहे ना, एक तो ये चला रहा है 3 कार्बन वाला, ऐसे दूसरा वाला भी 3 कार्बन वाला चला रहा होगा, तो ये जो 2 ATP मिल सकता है वो यहां पर नहीं मिल रहा है। इसके कारण होगा क्या, 2 ऊपर हमने लगाया, 2 ही सिर्फ मिला, इसके कारण नेट जो ATP का बेनिफिट यहां है कोई नहीं हो, 2 लगाया 2 ही मिला, नलीफाई हो जाएगा अगर ये RL शंट का इस्तेमाल करेगा। लेकिन फायदा क्या है, इससे ऑक्सीजन को उतारना आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूं इतना परिश्रम करने से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो 3-फास्फोग्लिसरेट से पायरुवेट बनाया जाता है। लास्ट में आपको 3-फास्फोग्लिसरेट से नहीं, मतलब इसके बाद तो मल्टीपल स्टेप्स चलते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स चलते हुए लास्ट स्टेप में आपके पास क्या मिलता है,
वो प्रोडक्ट मिल जाता है जहाँ पायरुविक एसिड बनने से जस्ट पहले फास्फेनॉल पायरुवेट के बाद पायरुविक एसिड जब बनता है तो वो एटीपी जनरेट करता है। खैर, आपको ये बात समझ में आ गया, आरएल शंट का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। एनर्जी पर ना ध्यान दे करके हम सिर्फ इतना ध्यान देते ऑक्सीजन जो उतरना चाहिए सेल के लेवल पर वो उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। ऑक्सीजन की एफिनिटी जो हीमोग्लोबिन के लिए होती है वो 2,3 बीपीजी की वजह से कम हो जाती है। इसके कारण ऑक्सीजन का डिसोसिएशन आसान हो जाता है। अगर इस चीज़ को ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में देखें तो इसके कारण ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो जाती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि शिफ्ट करता ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को राइट साइड में और इसके कारण ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो जाती है। आप पूरी तरीके से इस प्रोसेस में देख रहे हैं राइट साइड शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, है ना, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, वो राइट साइड शिफ्टिंग कब कब होता है? जब ऑक्सीजन को बांध करके रख पाना मुश्किल हो जाए, जैसे हाई टेम्परेचर फीवर की कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर लेवल पे ज़्यादा होता है या फिर 2,3 बीपीजी का लेवल जब बढ़ा हुआ होता है। फिजियोलॉजी में हम देखते ना राइट साइड शिफ्टिंग यानी ऑक्सीजन की एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। इस दौरान कौन कौन से कारण हैं? मैंने आपसे कहा इंक्रीज टेम्परेचर यानी फीवर की कंडीशन, 2,3 बीपीजी का लेवल बढ़ना या फिर एच आयन बढ़ना या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना इसका कारण हो सकते हैं। लेफ्ट साइड की ओर शिफ्टिंग की अगर बात करते तो इससे उल्टा बोलते चलिए, टेम्परेचर कम होना, 2,3 बीपीजी का कम होना, हाइड्रोजन आयन या कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना इसका कारण हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड कब शिफ्ट करेगा, राइट साइड कब शिफ्ट करेगा, ये चीज़ हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। एक सवाल ये भी है, 0 एटीपी इन आरबीसी ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन, ये कब होता है? आर्सेनिक पॉइजनिंग में, आरएल शंट में, बोथ ए एंड बी में या फिर नन। आपको पता होना चाहिए आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या करता है, क्या करता है बताइए। तो वो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज वाला स्टेप होता है, आपको याद है ये स्टेप? ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ये जो स्प्लिट करने के बाद जो बनने वाला स्टेप था यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज, इसको आर्सेनेट अगर या आयोडोएसिटेट अगर इसको इनहिबिट करता है तो भी एटीपी का प्रोडक्शन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। यहाँ पर ये साइड वाइज जो हो रहा है घटना है, यहाँ डिहाइड्रोजनेज का नाम, सारे लिंक जब आप पहले से याद रखेंगे, पढ़े रहेंगे सारे लेक्चर्स, तो ही आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये भी वैसा ही काम करता है। और आप देख सकते हैं आर्सेनेट की पॉइजनिंग की वजह से कौन सा स्टेप यहाँ प्रभावित होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज की स्टेप्स, डिहाइड्रोजनेज का स्टेप जो है यहाँ पर आर्सेनेट पॉइजनिंग से प्रभावित होता है। आरएल शंट में आपको कोई भी एटीपी का फायदा नहीं मिलता है। ये दोनों ही स्टेप ऐसे होते जिसमें एटीपी की सिंथेसिस प्रभावित होती है। एनर्जेटिक्स अगर हम आरएल शंट की देखें तो टोटल एटीपी जो यहाँ जनरेट होता है 2 ही जनरेट होता है और शुरुआती दौर में 2 ही कंज्यूम हो जाते हैं। शुरुआती दौर में 2 कंज्यूम हो जाते हैं पहले और तीसरे स्टेप में। इस तरीके से नेट एटीपी का जनरेशन यहाँ पर कितना होगा? 0 होगा। तो इस तरीके से आप आरएल शंट की एनर्जेटिक्स को यहाँ पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस को लेकर के। ये बात हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे।